हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेट बी में। मैं हूं आपका एसेट आदित्य सिंह और आपसे मेरे प्यारे बी। तो चलिए आज के इस पार्ट की वीडियोस में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 3। इसका फर्स्ट पार्ट जो है बनाया जा चुका है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से देश दुनिया भर में प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसे हमारा डेवलप हो रहा था, लोग खाने पीने वाली चीज़ें कैसे अपने आसपास डेवलप कर रहे थे। तो एक पोटैटो ऐसी चीज़ थी जो कि सबसे पहले लोगों ने देखा और उसको खाया। अब उसके बाद ये भी हम लोगों ने जाना था कि लोग जब ट्रेवल करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो बहुत सारी बीमारियां भी अपने साथ लेके जाते थे। तो बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग इस पार्ट में देखेंगे सेकेंड सेक्शन इसका, यानी द 19th सेंचुरी। 1815 टू 1914 के बीच के 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, देखिए। द वर्ल्ड चेंज प्राउडफुली इन द 19th सेंचुरी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वेज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज एंड रिशेप एक्सटर्नल रिलेशंस। यानी जो 19वीं सदी थी हमारी, उसमें दुनिया बहुत तेजी से बदलने लगी थी। बात करें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी वाली चीज़ों की, तो ये सब चीज़ें ना पूरे समाज की काया पलट ही कर दी थी। विदेशों के जो नए संबंध थे, जो इंटरेक्टेड चीज़ें थी, वो सब चीज़ें नए नए डिज़ाइन में, नए नए प्रकार से लोग अपने आप में ही ढल गए थे। इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का या प्रवाहों का उसमें लिखा है, बताया है, एक्सप्लेन किया है। पहला प्रवाह होता है कि व्यापार का, जो कि 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं में कौन सी चीज़ें जैसे कपड़ा और गेहूं, इन सब का व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा होता है, देखिए, जो अर्थशास्त्रियों ने बताया है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में, पहला हो गया आपका क्या, वो व्यापार का, जैसे कि कपड़ा और गेहूं का। दूसरा होता है श्रम का प्रवाह। श्रम में क्या होता है कि इसमें लोग काम रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह होता है इन्वेस्टमेंट का, पूंजी का, जिससे कि थोड़े समय के लिए या बहुत ज़्यादा दिन के लिए दूर दूर के इलाकों में निवेश किया जाता है। ये 3 तरह के जो प्रवाह है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के, इन चीज़ों के कारण जो है मौजूद संबंध भी टूट जाते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझें, जैसे कि मान लीजिए वस्तुओं की या फिर किसी मनी की, हमने जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले जो श्रमिकों की आवाजाही है, प्रायः ज़्यादा शर्तें होती थी, कंडीशन होते थे और उन पर बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगाया जाता था। फिर भी यदि हम इन 3 प्रवाहों का अगर एक साथ अध्ययन करें, तो 19th सेंचुरी के वर्ल्ड इकोनॉमिक की जो व्यवस्था थी, वो उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए 2.1 में है, द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। A good place to start is the changing pattern of food production and consumption in the industrial Europe. Traditionally, countries linked to be self-sufficient in food, but in 19th century, Britain's self-sufficiency in the food meant lower living standards and social conflict. वाई वाज दिस सो, यानी कि इस विषय को, जो ये विश्व अर्थव्यवस्था का जो राइज हुआ, जो ये उदय हुआ, ये कैसे डेवलप हुआ। तो देखिए, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमें औद्योगिक रूप से यूरोप में जो भी खाद्य उत्पादन रहे हैं उसके, और उसको कितना खाया पिया जाता था, उसका कंजप्शन कितना किया जाता था, उपभोग किया जाता था, इन सब में क्या चेंजेज आए, इस पे अगर हम विचार करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सामान्य रूप से जो सभी देश में भोजन के मामले में लोग आत्मनिर्भर का प्रयास होने का, सेल्फ डिपेंडेंस होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन 19th सेंचुरी में ब्रिटेन की तो अलग ही बात थी। उस समय ब्रिटेन खाद्य के मामले में जो है रास्ते पे आत्मनिर्भरता के रास्ते पर अगर चलता, तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ही गिर जाता और सामाजिक तनाव भी फैल जाता। तो आइए देखिए इस आशंका के पीछे क्या कारण था कि ब्रिटेन आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा था। 18th सेंचुरी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी।
रिजल्ट ये हुआ कि देश में भोजन की मांग बढ़ने लगी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पाद भी इसकी भी मांग बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ जो जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता था, भू के ज़मीनों के मालिक होते थे, उनके दबाव में सरकार ने मक्का की जो इम्पोर्ट था, एक्सपोर्ट था, उस पे क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। जिन कानून के सहारे सरकार ने पाबंदी लागू की थी, उसको कॉर्न लॉ कहते हैं। तो आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द कॉर्न लॉ। तो इट इज़ अ रूल, इट इज़ अ लॉ जिसमें आपके मक्का पे जो है गवर्नमेंट क्या करती है? रोक लगा देती है। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति जो थे और शहरी जो चीज़ें थी, वो सरकार को मजबूर कर दिया कि वहाँ पर कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। मतलब इतना ज़्यादा जो है लोग परेशान हो गए थे ना, कि फाइनली सरकार को फिर इसको हटाना ही पड़ा। कॉर्न लॉ के ख़त्म हो जाने के बाद बहुत सारे बहुत ही कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाने लगा। जितने भी चीज़ें आती थी, खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ थे, उनसे कम थी। इसके परिणाम में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो था, किसानों की हालत बिगड़ने लगी। जो ब्रिटिश में किसान थे, उनकी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वो जो भी आयात वाले जो सामान होते थे, उनकी कीमत का जो मुकाबला था, वो बहुत ज़्यादा हाई था। वो उसमें बिल्कुल मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। जो भी सामान आता था, वो बहुत महंगा मिलता था उनको। तो जो अधिकतर जो मैक्सिमम जो लैंड है ना, उस पर खेती बंद हो गई। हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए। गाँव से उजड़ कर वे या तो शहरों की तरफ चले गए, या तो दूसरे देश में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई, तो ब्रिटेन में जो खाने पीने का कंजप्शन का स्तर था ना, वो बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य में अगर ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखें तो बहुत तेज हुआ था, जिसके कारण लोगों की इनकम में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी। जब हम ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा डिमांड करते हैं। खाद्य पदार्थों का और ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। आपके ईस्टर्न यूरोप में, रूस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जो है ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए जो ज़मीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था। जितने खेतिहर इलाके थे, उनको बंदरगाहों से भी जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा संख्या में जो माल होते थे, उनकी ढुलाई के लिए, ढोने के लिए नई नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। नई ज़मीन पर खेती करने के लिए यह भी आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहाँ आकर बसें, यानी नए घर बनाएं, नई बस्तियाँ बसाएं। ये सब भी ज़रूरी था, तभी तो लोग वहाँ पे खेती करेंगे। एक दो लोग कैसे करेंगे? उतना बड़ा ज़मीन है तो इन सारे कामों के लिए आपका एसेट यानी मनी और मेहनत, लेबर की ज़रूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे जो है इकोनॉमिक सेंट्रल से जो है पैसे आने लगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहाँ पर लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा, जो कि ये दूसरा फैक्टर है। ठीक है, पहला फैक्टर क्या था? प्रोडक्ट का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना। सेकेंड क्या फैक्टर है? मेहनत, लेबर चाहिए हमको, तभी तो काम होगा। 19वीं सेंचुरी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए। ऐसा भी माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में भी जाके काम करने लगे थे। तो एक फिगर है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं हम लोग। फिगर नंबर 6 है, देखिए इसमें अमेरिका जा रहे हैं जो भी अप्रवासी लोग, एक जहाज इस पे लदे हुए का ये चित्र है, MW रिडले 1869 का। देख रहे हैं कैसे कितनी भीड़ से लोग लदे हुए हैं, और कुछ तो छूट गए हैं, कुछ जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं। फिगर नंबर 7 में जहाज पर चढ़ने का इंतजार करते हुए ये कुछ प्रवासी हैं। इनका फिगर है माइकल फिट्जरवाल्ड, 1874 का यह पिक बनाया गया है। तो लोग घर बार छोड़कर दूसरे देशों में जाके काम करने लगे। 1890 तक जो यह वैश्विक वर्ल्ड लेवल पे जो एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमिक व्यवस्था थी, यह पूरे सबके सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम में जो है, घटनाक्रम के साथ ही जितने भी श्रम वाले चीज़ें थी, लोग जाते थे मेहनत करने, लेबर वगैरह का, या फिर बात करें एसेट का, या फिर जो स्थिति थी और जो भी टेक्नोलॉजी थी, उन सब में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं, बल्कि हज़ारों मील दूर से भी आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक इंडस्ट्रियल टाइप के लेबर करने लगे थे, जो संभवतः वहाँ पर अभी हाल ही में आए हैं, और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहाँ महज ही एक पीढ़ी पहले संभवतः बहुत ज़्यादा जंगल रहा होगा। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था।
जो रेल का नेटवर्क है इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर बात करें दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के भी मजदूरों से भी कम वेतन में ही इनको काम करवाया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस तरह के जो नाटकीय जो हम लोग ड्रामेटिक टाइप से चेंजेस देख रहे हैं ना, ये पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो है वो हाफ रेगिस्तानी यानी आधी अर्ध रेगिस्तानी वाली जो परती ज़मीन थी, मतलब जहाँ पर आधा मिट्टी हो, आधा रेगिस्तान हो, आधा बालू हो, ऐसे परती वाले जो ज़मीन थे उनको उपजाऊ फर्टाइल बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, ताकि एक्सपोर्ट करने के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई शहरों के सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल, कॉलोनी या नहर बस्ती भी कहा जाता था। नहर के पास बसते थे तो नहर बस्ती हो गया। भोजन तो सिर्फ एक मात्र एग्जाम्पल है, कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में अलग अलग इलाकों से इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच में जो वर्ल्ड लेवल पे जो आपका व्यापार था, उसमें 25 से 40 गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी थी, डेवलपमेंट हो चुका था। इस व्यापार में बात करें तो 60% जो पार्ट था वो प्राइमरी टाइप के प्रोडक्शन का था, यानी गेहूं आपका और कपास जैसे कृषि उत्पादों का, और कोयले जैसे खनिज पदार्थों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये बताना है कि जब ब्रिटेन ने खाद्य पदार्थों के आयात का डिसीजन लिया तो उसके कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर भागने वाले लोगों की संख्या क्यों बढ़ने लगी। तो लेबर की कमी के कारण, बिल्कुल डेफिनेटली। 2.2 में दिया हुआ है कि तकनीकी व्यवस्था यानी कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका रही है इस सब के डेवलपमेंट में। तो देखिए इस पूरे घटनाक्रम में ना तकनीकी की क्या भूमिका रही। रेलवे, भाप के जहाज हो या फिर स्टीम वाले जो हैं शिप वो हो या फिर टेलीग्राफ हो, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। उनके बिना 19वीं सेंचुरी में जितने भी सारी चेंजेज आए हैं इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जितने भी टेक्नोलॉजीज़ वाले चेंजेज हुए उसका जो है चौतरफा चारों तरफ से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चीज़ों पे परिणाम भी उसका दिखा और प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो कॉलोनियल के कारण जो है यातायात, यानी जो औपनिवेशक थे उनके कारण यातायात और परिवहन के साधनों में भी बहुत ज़्यादा सुधार किए गए। जो इन्वेस्टर थे, जो पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ थी वो उनको बनाया गया। बोगियों में जो है भार कम किया गया। जो जहाज थे जल में चलने वाले उनका शेप बढ़ाकर किसी भी प्रोडक्ट को खेतों से दूर दूर तक बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुँचाया जा सके, इसके लिए उसको डेवलप किया गया। तो साथ ही साथ इसके मांस के अगर प्रोडक्शन में हम लोग देखें तो इसका भी जो है मीट का भी जो है व्यापार इस प्रक्रिया का बहुत अच्छा अंदाज मिलता है कि 1817 के दशक में अमेरिका से यूरोप को मांस का एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, मतलब अब जिंदा है ऐसे पीस में हो गए तो छोटे डब्बे में भी जाएंगे ना, तो ये जगह बहुत ज़्यादा घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफ़र करते करते ही मर जाते थे या फिर बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का जो वज़न है वो गिर जाता था, या तो वो खाने के लायक नहीं रहते थे या फिर अजीब टाइप से हो जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण जो मांस का प्रोडक्शन था उसकी मांग और प्रोडक्शन भी कम ही रहता था। इसलिए जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के आने से यह स्थिति बदल गई कि पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन यानी आपका फ्रीजिंग करके तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर लिया गया, जिससे कि जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवलिंग के समय भी उसको सुरक्षित करके लेके जाया जा सके। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मार दिया जाने लगा। जब ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा खुराक मिलने लगी, खाने पीने की चीज़ें मिलने लगी। पहले उनके पास क्या था, अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियोस में देखा, आलू था, ठीक है, और ब्रेड होते थे। लेकिन अब तो उनके पास मीट भी आने लगा। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार यानी मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। धीरे धीरे इनकी जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति आने लगी और दूसरे देशों में भी जो है साम्राज्यवादी मंसूबों को भी समर्थन मिलने लगता है।
ये फिगर है फिगर नंबर 8, द स्मिथफील्ड क्लब यानी पशु बाजार। और इसमें 1851 में इलस्ट्रेटेड लंदन की ये न्यूज़ में ये आया है। देखिए यहाँ पे मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिसकी वहाँ पर खरीद होती थी, और स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सेंचुरी के बीच में ही स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस का बाजार खोला गया था, जहाँ से देश के सभी बड़े बड़े जितने भी मीट वाले चीज़ें थी सेंटर थे, वहाँ पर से रेलवे लाइन जाती थी और यहाँ से उसी पे भर के इसको पहुँचाया जाता था। फिगर नंबर 9 में देखिए मांस को अलेक्जेंड्रा जहाज पर जो है लादा जा रहा है। यह जो है इलस्ट्रेटेड लंदन की न्यूज़ है 1878 की। मांस का एक्सपोर्ट तभी पॉसिबल हो पाया था जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लेट 19वीं सेंचुरी कोलोनियलिज्म, यानी कि आखिरी के जो 19वीं सदी का समय था उसमें जो ये उपनिवेशक थे जो इन्वेस्ट करते थे, इन लोगों की कैसे समय रहे होंगे। तो देखिए 19वीं शताब्दी के जो है आखिरी के दशकों के व्यापार देखें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बाज़ार में बाज़ार जो थे मार्केट वो बहुत तेज़ी से फैल रहे थे। यह जो फैलता व्यापार था यह केवल विजडम का या वेल्थ का या संपन्नता का ही समय नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के इस पक्ष को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक निकटता का भी परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में फ्रीडम और आजीविका यानी रोजगार के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजय से बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा टेंशन, दर्द, परेशानी, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिस्थितिकी हो, सब बहुत सारे चेंजेज आए और जितने भी कॉलोनिज्म थे सबको समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया जाता है। जरा अफ्रीका के फिगर को देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आप देख पाएंगे कि यहाँ कुछ लोगों की देश की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, मानो उन्हें फुट्टा यानी स्केल रखकर खींचा गया हो। बहुत दुर्भाग्यवश यही हुआ था कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी ये जो प्रतिद्वंदी के रूप में यूरोपीय ताकत थी, ये अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया करते थे। 1885 में यूरोप के जितने भी पावरफुल देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई थी जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह की लकीरें खींचकर उनको आपस में बांट लिया गया था। आप लोग देख सकते हैं फिगर नंबर 10। 19वीं सेंचुरी के आखिर में जो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले जितने भी फॉरेनर एरिया के में जो चीज़ें थी, जगह था, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा लिया था, वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम, जर्मनी जो है कॉलोनिज्म की ताकतों के रूप में सामने आए थे। ये लोग ऐसे इन्वेस्टर थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके थे कुछ कॉलोनिज्म पर कब्जा करके 1819 के दशक में ही के आखिरी वर्षों में ही संयुक्त राज्य अमेरिका भी कॉलोनिज्म पावर या ताकत विजडम के साथ बन जाता है। यानी अमेरिका भी आखिरी के दशक में 1890 के संयुक्त राज्य के साथ वो भी पावरफुल बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो ये कॉलोनिज्म थे ये किस तरह से समाज की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधन पर इनके कामों से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये एक बॉक्स नंबर 2 है। बॉक्स नंबर 2 में आपको अब मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली के बारे में बताया गया है। स्टैनली एक आपके न्यूज़ रिपोर्टर थे और एक इन्वेस्टर थे, मतलब खोजने वाले थे, खोज करने वाले, इन्वेस्टिंग करते थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इन्हें कई साल पहले अफ्रीका में ये लाए गए थे। लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए इनको भेजा गया था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी जो थे वो सब भी स्टैनली के साथ हथियारों से लैस होकर आए थे। उन्होंने वहाँ जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं, मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और अफ्रीका का कहाँ जगह है, कैसा है, इसकी पड़ताल की और अलग अलग इलाकों में नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और जितने भी चीज़ें उन्होंने इकट्ठा किया, ये स्टैनली ने, उनका जो है बहुत ज़्यादा अफ्रीका को जीतने में फ़ायदा मिलती उसकी सहायता से। ऐसे जो भौगोलिक चीज़ें थी वो वैज्ञानिक जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे। उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। वो अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। देखिए फिगर नंबर 11, मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली और उनकी टोली, इलस्ट्रेट लंदन की न्यूज़ है ये 1871 की। नेक्स्ट है हम लोग स्टडी करने वाले हैं 2.4 राइंडर्स पेस्ट या फिर कैटल प्लेग यानी मवेशी प्लेग। मवेशी का मतलब हो गया वही पालतू जो पशु थे उनसे संबंधित एक बीमारी। तो देखिए इसमें अफ्रीका में 1890 के दशक में ही जो है रेंडर पेस्ट नाम की एक बीमारी जो है बहुत तेज़ी से फैल गई। जो मवेशियों में यानी जो पशु थे उनमें प्लेग की तरफ फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की जो आजीविका थी, जिनसे उनका जीवन चलता था, और साथ ही साथ जो लोकल इकोनॉमिक चीज़ें थी जिनसे उनका जीवन चलता था, कमाते खाते थे, उन सब पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है।
यह इस बात का भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जितने भी कॉलोनिज्म जो है सोसाइटी पर या यूरोप साम्राज्यवादी की ताकतों पर के जो इनका प्रभाव था, इस पर भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। तो इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों यानी जो भी वार हुए और जिसमें इन्होंने विक्ट्री जो भी पाए, इस युग में दुर्घटनावश जो भी है मवेशियों की बीमारी फैल गई, इससे हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया। कैसे? और दुनिया के साथ उनके संबंध को भी नई शक्ल में ढाल दिया। प्राचीन काल में ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी ही नहीं थी, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी जो थी वो कामकाज, ज़मीन, पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे कंज्यूमर जो थे वो बहुत सामान जो है बहुत कम थे, जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते हैं और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ पर कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की ज़रूरत क्या है। 19वीं सेंचुरी के आखिर में यूरोपीय जो ताकतें थी वो अफ्रीका के मैक्सिमम जो लैंड एरिया था और जो जहाँ पर मिनरल पाए जाते थे, उन सब चीज़ों का क्वांटिटी, मात्रा, भंडार को देख के इस महाद्वीप की ओर, कॉन्टिनेंट की ओर लोग अट्रैक्ट होने लगे। यूरोपीय जो लोग थे अफ्रीका में बागानी की खेती करने लगे और खदानों को दोहन मतलब वहाँ से निकालने लगे। वो सब चाहते थे कि ये सब किया जाए, उसमें से निकाला जाए कोल माइन या फिर जो कुछ भी माइन्स थे, ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ की एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई आपके पास ढेर सारी ज़मीनें हैं, आपके पास ढेर सारे पशु हैं जिनसे आपका खर्चा चल रहा है, आप खा पी रहे हैं आराम से, तो फिर क्यों जाएंगे आप मेहनत करने। यही तो काम था, यही तो रीज़न हो गया था। जब जर्मनी में क्लास 9th में हम लोगों ने देखा था, जब वहाँ पर इतने पैसे हो जाते, इतने पैसे छाप देता है वो कि लोग काम ही नहीं करना चाहते, घंटों तक लाइन लगा के ब्रेड ले रहे होते हैं ना, तो इसलिए वैल्यू गिर जाती है, तो लोग काम ही नहीं करना चाहते थे। तो मजदूरों की भर्ती और उन्हें आपस में रोके रखने के लिए जो मालिक हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारे टेक्निक आजमाए, लेकिन बात नहीं बनती थी। उन पर भारी भरकम लाद दिए गए, हाँ, कर लाद दिए जाते थे, जिससे कि वो भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब जो करदाता है वो बागानों या खदानों में काम करे, ज़िंदगी भर काम करे। इतना ज़्यादा कर्ज लाद देते थे। तो जो काश्तकार थे, इनको ज़मीन से हटाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार का केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को मेहनत करने के लिए बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। भाई आपके पास ज़मीन, आपके पापा के पास, ठीक है, वो किसी एक को ही मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग किस पे खेती करेंगे, कैसे खाएंगे, तो उनके लिए तो उनको तो फिर जाना पड़ेगा मार्केट में काम करने। तो यह कानून से जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लोगों को ढकेला जाने लगा कि आप लोग आइए काम करिए। जो खान में काम करने वाले लोग थे, बाड़ों में बंद कर दिया जाता था उनको। बाड़ा मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ कि उसमें से आप बाहर नहीं जा सकते, और उनके खुलेआम घूमने फिरने पर भी रोक लगा दी गई। तभी वहां पर रिंडरपेस्ट नाम की एक विनाशकारी पशु रोग फैल गया, और अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की जो बीमारी थी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे थे इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाया जाते थे। यह बीमारी थी, ब्रिटिश वाले जो एशियाई वाले देश से, उसी जगह से जो जानवर आए थे उन्हीं के जरिए यहाँ पर आई थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में जो है महाद्वीप में दाखिल होने वाली ये जो बीमारी थी, ये जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। मतलब आपको तो पता है कोविड का समय चल रहा है, कितनी तेज से फैला है ये आज के समय में। तो बीमारी कोई भी हो, जो वायरस फंगल वाले होते हैं वो तो इसी तरह से बहुत तेजी से फैलते हैं हवाओं के साथ। तो उस समय भी एकदम बिल्कुल जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, पता नहीं चलता, आप कितना भी पानी डालो वो आग पूरा जला के छोड़ती है। इस तरह से पूरा बीमारी फैल गया। 1892 में जो है अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक यह जो है पहुंच गया बीमारी। 5 साल बाद यह जो है केप यानी अफ्रीका का जो साउदर्न पार्ट है उधर भी पहुंच गया। रिंडरपेस्ट ने जो है अपने रास्ते में आने वाले लगभग 90% यानी 100 पशु अगर रास्ते में उसको मिलते हैं तो उसमें से 90 जानवरों को मतलब मौत हो जाती थी उनकी। तो पशुओं के खत्म हो जाने से जो अफ्रीकियों थे, अफ्रीका के रहने वाले, इनकी रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए।
अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के जो बागान मालिक थे, खान मालिक थे और जो कोलोनियम थे, जो औपनिवेशक थे, ये सरकारों ने बचे खुचे पशु को अपने कब्जे में ले लिया। तो जो बचे खुचे पशु थे और संसाधनों पर कब्जे से जो है यूरोपीय जितने भी कोलोनियम थे वो पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का एक बेहतरीन मौका उनके हाथ में आ गया था। भाई अब किसी के पास कुछ बचा ही नहीं खाने पीने के लिए तो लोग काम तो करेंगे ही। तो इस तरह से जब बहुत सारे एनिमल मर गए तो फिर वो लोग कब्जे में आ जाते हैं और बहुत अच्छे से ये मौका मिल जाता है यूरोपीय जितने भी कोलोनियम के लोग वहाँ पर आए थे उन पर शासन करने के लिए। तो 19वीं सदी का जो है दुनिया के अन्य भागों पर भी पश्चिमी का जो आक्रमण और विजय के परिणाम भी ऐसी ही कहानियाँ देखी जा सकती हैं। 19वीं सेंचुरी में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। अब नेक्स्ट है इंटरट्रेड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो मतलब कि इंडिया से भी बहुत सारे लेबर जो है माइग्रेट हुए थे। क्या कारण रहा होगा, कौन से लोग होंगे और क्या हम उन्हें आज जानते हैं, उनकी पीढ़ी को जानते हैं, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियोज़ में। बिकॉज वीडियोज़ काफ़ी लंबा हो रहा है, 24 मिनट्स हो गए हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साइंस भी चैप्टर कंप्लीट ही हो रहा है और बाकी सब जो भी सब्जेक्ट आपको ठीक लगे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके वो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।